नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर है गुजरात के समुद्र तट पर पहुंच रहे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पर। खबर है कि तूफान के पहुंचने से 2 दिन पहले ही गुजरात के समुद्र तट पर जबरदस्त तबाही दिखने लगी है। तूफान की वजह से समुद्र में कई फीट ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई उठने लगी, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। जोरदार बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी। गुजरात पहुंचने से 2 दिन पहले ही बिपरजॉय तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि 15 तारीख को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि गुजरात के कई हिस्सों में 2 दिन पहले ही मुश्किल भरे हालात दिखने लगे हैं। समुद्र में उठती भयंकर लहरें और कई इलाकों में हो रही तेज बारिश को देखकर लोग मान ही नहीं पा रहे कि असली तूफान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि जब गुजरात से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हुए तूफान तबाही मचा रहा है, तो 15 तारीख को तो जमीन से टकराने के बाद विनाश की वजह बन जाएगा। समुद्र किनारे कुछ इलाकों में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई जितनी 2021 में ताउते तूफान के टकराने के बाद भी नहीं हुई थी। बिपरजॉय तूफान की तुलना 1988 में आए भयंकर चक्रवाती तूफान से की जाने लगी। उस वक्त तूफानों का नामकरण नहीं होता था, लेकिन उस तूफान ने गुजरात में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इसीलिए बिपरजॉय की आहट गुजरात के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। इसीलिए गुजरात के कई जिलों में समुद्र तट के पास बसे लोगों के घर खाली करा दिए गए। सैकड़ों घर लहरों की चपेट में आ गए। समुद्र के किनारे बसे कई रिहायशी इलाके भी धुल गए। इस बीच तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात के 4 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने का खतरा बताया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इन 4 जिलों में तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गईं। और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी पोरबंदर से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के तटीय इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। मौसम विभाग ने गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया और आशंका जताई कि कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश की वजह से भारी नुकसान हो सकता है, जिसे देखते हुए इन इलाकों में एनडीआरएफ की 21 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर दी गईं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार के संपर्क में। उधर तूफान के खतरे के बीच गुजरात के ओखा में फंसे 50 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया। तूफान के अलर्ट की वजह से समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक निजी कंपनी में काम कर रहे 50 कर्मचारी फंस गए। जिसकी जानकारी मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे और जैसे ही समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रात होते होते 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन उसके बाद मौसम खराब हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, जिसे सुबह होते ही फिर शुरू किया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी बचे कर्मचारियों को बचाया गया। वहीं गुजरात के कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया और समंदर किनारे बसे कई गांवों को खाली कराया गया। बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है और वो अगले 2 दिन में कच्छ से टकराने वाला है, जिसके बाद समंदर में ऐसी लहरें उठ सकती हैं कि गांव के गांव बह जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले ही कच्छ में हालात डराने वाले हो गए। समंदर की लहरें इतनी खतरनाक हो गईं कि उनसे बचना मुश्किल हो गया। ये हाल तब है जब बिपरजॉय दूर है और इससे पहले कि वो कच्छ के तट से टकराए, वहां समंदर के किनारे बसे गांवों को खाली करवा दिया गया। कच्छ के मांडवी इलाके से भी गांव के लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया। ये बीच बिल्कुल बंद कर दिया गया है और समुद्र में आप करंट भी देख सकते हैं। वहीं गुजरात के जखो बंदरगाह पर गांव खाली करवा लिए गए। इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। जखौ बंदरगाह के नजदीक रहने वाले 700 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। इस बीच तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 जून को गुजरात के कच्छ के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान तट के करीब पहुंचेगा, इसका असर बढ़ता जाएगा। यही वजह रही कि तूफान के टकराने से पहले ही गुजरात में इसका असर देखा गया और गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। तूफान का यह असर तब हुआ जब वो गुजरात के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अनुमान यह है कि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा, ये और विनाशकारी हो जाएगा और यही वजह है कि पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी, जबकि कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया, जिसकी वजह से सफर करने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम रेलवे ने मुंबई और गुजरात के बीच चलने वाली ट्रेनों को 15 जून तक बंद कर दिया। इनमें बांद्रा टर्मिनस भुज कच्छ एक्सप्रेस, दादर भुज एक्सप्रेस और बांद्रा टर्मिनस गांधीधाम स्पेशल ट्रेन शामिल है। गुजरात और दिल्ली के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया। वहीं गुजरात के द्वारका में बिपरजॉय तूफान के पहुंचने से पहले ही तबाही जैसे हालात बन गए। द्वारका पर्यटक स्थल भी है, इसलिए वहां आम जनता के समंदर किनारे जाने पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, एहतियातन एनडीआरएफ की कई टीमें द्वारका में तैनात कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। लेकिन द्वारका में तूफान ने आने से पहले ही तबाही मचा दी
और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से वहां तटों के किनारे न जाने के बोर्ड लगा दिए गए। बताया गया कि द्वारका के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ गई, जिसकी वजह से समुद्र में करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। पर्यटक स्थल होने की वजह से द्वारका में लोगों के समंदर किनारे जाने पर रोक लगा दी गई। समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है, उनका जो चक्रवात है उससे पहले कि ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि द्वारका उन इलाकों में एक है जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। ऐसे में यहां अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। वहीं इससे पहले तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश ने बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। उधर बिपरजॉय तूफान पाकिस्तान में भी दस्तक देगा और वहां भी उसके पहुंचने से पहले ही सिंध प्रांत में हाहाकार मच गया, जिसके बाद वहां के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इमरजेंसी लगा दी। यही नहीं, समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि कराची में बिपरजॉय तूफान की आहट दिखने लगी। वहां तेज रफ्तार से हवाएं चलती नजर आईं। तूफान के पहुंचने में 2 दिन का वक्त बाकी होने के बावजूद तेज हवाएं लोगों को डराने लगी। तेज आंधी की वजह से पूरे इलाके में धूल ही धूल दिखाई दी। यही नहीं, कराची के तट पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठती नजर आईं। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय के 15 जून को कराची के तट से टकराने की संभावना है। इसी वजह से निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने पाकिस्तानी नौसेना की मदद मांगी। इधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी बद्दो ने फरार रहने के दौरान कई सबूतों को नष्ट कर दिया। धर्मांतरण मामले में यूपी के गाजियाबाद में केस दर्ज होने के बाद बद्दो 31 मई से फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए उसने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कई ठिकाने बदले। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार रहने के दौरान बद्दो ने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में मौजूद गेमिंग ऐप से धर्मांतरण से जुड़े कई सबूतों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि कई अहम सबूत नष्ट भी कर दिए, क्योंकि उसे ये पता था कि धर्मांतरण से जुड़े सबूत उसे जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक रख सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पुलिस को बद्दो के कुछ दूसरे नंबरों की भी जानकारी मिली, जिन पर आए फोन कॉल की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस उन तमाम लोगों का भी पता लगाने में जुट गई जिन्होंने इस दौरान बद्दो से बात की थी। और गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस महाराष्ट्र के ठाणे से फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले आई। हालांकि दावा किया जा रहा था कि बद्दो को सड़क के रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने बद्दो को लाने का अपना प्लान बदल दिया और फिर उसे फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके से बद्दो को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे ठाणे की कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 जून के लिए बद्दो की ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को सौंप दी। सूत्रों का कहना है कि उस दौरान कोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो को सड़क के रास्ते महाराष्ट्र के ठाणे से यूपी के गाजियाबाद लाने की बात कही, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा की वजह से पुलिस सड़क के बजाय बद्दो को फ्लाइट से लेकर गाजियाबाद पहुंची। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो के ईमेल से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। कुछ रोज पहले भी यह दावा किया गया था कि हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बद्दो को पाकिस्तान से मदद मिल रही थी। और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर ही बद्दो ने गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की ये साजिश रची। धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठाने के लिए पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान साइबर सेल की टीम को कुछ ईमेल आईडी मिली, जिनमें एक का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो ने किया था या नहीं, लेकिन ये पता लगाया जा रहा है कि बद्दो के तार क्या वाकई पाकिस्तान से जुड़े थे, और अगर जुड़े थे तो उसे किस तरह से वहां से मदद मिलती थी। उधर यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने एक बार फिर वहां जोरदार हमला बोला और दक्षिणी यूक्रेन में भीषण हवाई हमले कर दिए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। पुतिन की सेना के हवाई हमले के बाद यूक्रेन से एक वीडियो सामने आया जिसमें चारों तरफ भयानक तबाही नजर आई। इमारतों से आग की लपटें उठती दिखी और वहां मौजूद गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गईं। 40 सेकंड के वीडियो में दमकल कर्मचारी आग बुझाते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने एक 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइलें बरसा दी। ये इमारत दक्षिणी यूक्रेन के क्रीवी शहर में मौजूद है। वहां के मेयर ने जानकारी दी कि हमले के वक्त वहां कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 3 की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राहत और बचाव में जुटे कर्मचारियों ने बताया कि कुछ लोग मलबे में भी दबे हो सकते हैं। रिहायशी इलाके पर हुए इस हमले को यूक्रेन ने रूस की तरफ से किया गया आतंकी हमला करार दिया। इस बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए 31 देशों की सेनाओं के गठबंधन नेटो ने अपने 74 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स ड्रिल शुरू कर दी। नेटो और रूस एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है तब से दोनों जंग के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में रूस को डराने के लिए नेटो अपने सदस्य जर्मनी के यहां एक्सरसाइज करने उतर गया।
जिसमें 25 देशों के करीब 250 विमान और 10,000 सैनिक 23 जून तक अपनी ताकत आजमाएंगे। जो जापान नेटो का हिस्सा भी नहीं है, वो भी इसकी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए नेटो इस बात की प्रैक्टिस करना चाहता है कि कल को अगर रूस उसके किसी भी सदस्य देश पर ड्रोन या मिसाइल अटैक कर दे तो उसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए भी नजर आए। बताया गया कि नेटो की एयर डिफेंडर 23 नाम की इस ड्रिल में लड़ाकू विमान नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर के ऊपर लगभग 2000 उड़ानें भरेंगे। इस वजह से जर्मनी में आम उड़ानें लेट भी हो सकती हैं। लेकिन जर्मनी में जारी नेटो के हवाई अभ्यास के जवाब में रूस ने भी जापान सागर में अपना दम दिखाया। रूस के इस सैन्य अभ्यास में उसके युद्धपोत और खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाते नजर आए, जिसका एक वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में जापान सागर में मौजूद रूसी जहाजों से बमों की बारिश होती नजर आई। इस दौरान रूसी वायुसेना के बड़े बड़े विमान समंदर में मौजूद उसके युद्धपोतों से उड़ान भरते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने ये सब नेटो को जवाब देने के लिए किया, क्योंकि नेटो ने एक दिन पहले ही जर्मनी में अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की शुरुआत की है, जिसे पुतिन के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि नेटो के इस ऐलान के बाद ही रूस ने जापान सागर में ड्रिल करने का फैसला लिया, ताकि नेटो को अपनी ताकत दिखाई जा सके। इस बीच यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि जंग में जेलेंस्की की सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए नेटो हथियार बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बनाएगा। खबर है कि इस मुद्दे पर नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को अहम बैठक भी होगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि जंग में जेलेंस्की की सेना को किस तरह जल्द से जल्द घातक हथियारों की सप्लाई हो सके। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक नेटो इसके लिए हथियार बनाने वाली कई कंपनियों पर दबाव बनाएगा, ताकि युद्ध में यूक्रेन कहीं से भी कमजोर न पड़े। और युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दिए, और इन देशों में मौजूद हथियार बनाने वाली कंपनियां लगातार यूक्रेन की जरूरतें पूरी करने में जुटी हैं। इसी तरह यूरोप के कई दूसरे देशों की कंपनियों ने भी हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया। लेकिन खबर है कि नेटो अब इन मददगार देशों पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि यूक्रेन को हथियार मिलने में देर न हो। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। बताया गया कि अमेरिका जल्द जेलेंस्की की सेना को बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजेगा, ताकि यूक्रेन के जवान रूसी सेना के आगे कमजोर न पड़े। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के मैदान में यूक्रेन की कई स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका को मिली, उसने तुरंत यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजने की तैयारी कर ली। ये दोनों ही अमेरिका की दमदार बख्तरबंद गाड़ियां हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी तो बर्फ, कीचड़ और रेत हर तरह के रास्ते पर दौड़ सकती है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा गोला बारूद भी देगा। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 7 जून को कोर्ट परिसर के अंदर हुए संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के घर वालों से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि विजय यादव पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहा था और वो 3 महीने पहले ही अपने घर लौटा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई से यूपी के जौनपुर लौटने के बाद वो कुछ दिन तक घर पर रहा, लेकिन 11 मई को विजय यादव अचानक गायब हो गया और आरोप है कि 7 जून को उसने लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर पेशी पर आए गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मार दी थी। इसी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लखनऊ पुलिस जौनपुर में विजय यादव के घर पहुंची और उसके घर वालों से बातचीत की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने विजय यादव के माँ बाप और उसके भाइयों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं शूटर विजय यादव किसी गैंग से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि दावा ये किया गया था कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक आदमी की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में छिपा दिया गया। उसकी हत्या का शक दूसरे समुदाय के परिवार पर जताया गया। आरोप है कि हत्या करने के बाद शव को एक बोरे में भरकर जंगल में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया, जिससे किसी को घटना की जानकारी न हो। लेकिन शव से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसने जंगल से उस बोरे को बाहर निकाला, जिसमें पुलिस को एक आदमी के शव कई टुकड़ों में बरामद हुए। पुलिस ने उसकी पहचान हिमाचल प्रदेश के सिंगड़ी इलाके के रहने वाले 21 साल के मनोहर लाल के रूप में बताई। पुलिस ने जानकारी दी कि मनोहर लाल 6 जून से लापता था और उसके परिवार ने हत्या का शक दूसरे समुदाय के लोगों पर जताया, क्योंकि मनोहर लाल की उस परिवार की एक लड़की से बातचीत होती थी। इसी आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है। मामला 2 समुदायों के बीच का होने की वजह से अब इसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी जुड़ गए। उधर पाकिस्तान में सरकार में मंत्री मरियम नवाज ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का जमकर मजाक उड़ाया। 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद वहां की सरकार और सेना ने जिस तरह से सख्ती बरती, उसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने इमरान खान से किनारा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मौजूदा सरकार में मंत्री मरियम नवाज ने इमरान खान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इमरान खान पर तंज कसते हुए यह दावा किया कि कुछ दिनों में पीटीआई के नाम पर सिर्फ इमरान खान ही बचेंगे। साथ ही उन्होंने पीटीआई की हालत का मजाक बनाते हुए ये भी कहा कि इमरान खान की पार्टी एक रिक्शे में समा सकती है, क्योंकि अब पीटीआई में सिर्फ मुट्ठी भर नेता ही बचे हैं
और उनका भी कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक इमरान का साथ देंगे। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ने 9 मई को पाकिस्तान में दंगे भड़काने की जो नाकाम कोशिश की वो उनकी 26 साल की राजनीति को बर्बाद कर देगी। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक रोज पहले इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 9 मई को हुई हिंसा में शामिल राजनीतिक दल और उनके नेता के खिलाफ सैन्य कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अगर इमरान खान के खिलाफ सेना के कानून के तहत कार्रवाई की गई तो उन्हें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा मिल सकती है। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि इमरान खान के समर्थकों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बिल्डिंग समेत 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की थी। वहीं आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया कि शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों से तंग आकर पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी उसके संगठन में शामिल हो गए। TTP को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसने पिछले साल नवंबर के बाद कई आतंकी हमले कर पाकिस्तान सरकार को घुटनों पर ला दिया। और इसी वजह से TTP पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि इस आतंकी संगठन के निशाने पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल के जवान हैं। लेकिन अब TTP ने दावा किया कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान उसके संगठन में शामिल हो गए। TTP ने अपने चैनल तकबीर मीडिया पर संगठन में शामिल होने वाले पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के नाम और उनकी तस्वीरें तक दिखा दी। और TTP के मुताबिक उसके संगठन में शामिल होने वाले सारे अधिकारी और जवान पाकिस्तान सरकार की नीतियों से परेशान थे। उसका ये भी कहना है कि बागी होने वालों में सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के अलावा पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने चुन चुनकर पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि अब पाकिस्तान की सेना ने भी इस बात पर हामी भर दी कि उस इलाके में आतंकियों से निपटने में उसके जवानों के पसीने छूट गए, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकियों का गढ़ है और इसीलिए वहां मौजूद आतंकी संगठन पाकिस्तान के जवानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अब तक आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना पर 15 बार हमले किए, जिनमें 141 जवान मारे गए और करीब 250 बुरी तरह घायल हो गए। और दावा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन TTP को बातचीत का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इन हमलों को आतंकी संगठनों का फैलाया हुआ झूठ बताया, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर लगातार होते हमलों की वजह से शहबाज शरीफ सरकार की चिंता बढ़ गई। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि चीन उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट के टुकड़े को खोजने में जुटा है। ऐसा दावा है कि उत्तर कोरिया की सैटेलाइट चीन और दक्षिण कोरिया के करीब के समंदर के किसी हिस्से में गिरी थी, जिसे 31 मई को उत्तर कोरिया ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए लॉन्च किया था। लेकिन लॉन्च के कुछ समय बाद ही वो सैटेलाइट फेल होकर समंदर में गिर गई थी और दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि समंदर के उसी हिस्से में चीन खोजबीन में जुटा है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उसके एक द्वीप से 200 किलोमीटर दूरी पर चीन के युद्धपोत तलाशी करते दिखे। क्योंकि माना जा रहा है कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट की तकनीक को जानना चाहता है। हालांकि दक्षिण कोरिया भी समंदर में उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट का कुछ मलबा निकालने का दावा कर चुका है। लेकिन चीन की इस खोज के बीच ही अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक उत्तर कोरिया फिर से सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी में जुट गया। इसके लिए उस रिसर्च ग्रुप ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया। इससे पहले उत्तर कोरिया की एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च होने के दौरान फेल होकर समंदर में गिर गई थी। लेकिन अब अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप ने दावा किया कि उत्तर कोरिया फिर से ऐसी ही सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश में जुट गया। इसके लिए अमेरिका के रिसर्च ग्रुप ने उत्तर कोरिया के सैटेलाइट स्टेशन की तस्वीर भी जारी की, जिसमें उत्तर कोरिया के सैटेलाइट स्टेशन पर हलचल देखी गई। वहां पर 4 से 5 गाड़ियां घूमती दिखी। इन तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया कि उत्तर कोरिया सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्लान बना रहा है। पहले 31 मई को उत्तर कोरिया के स्पाई सैटेलाइट का लॉन्च फेल हो गया था, जिसके बाद किम जोंग उन ने फिर ऐसी ही सैटेलाइट लॉन्च करने का दावा किया था। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिछले कई दिनों से MSP के मुद्दे पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों ने सूरजमुखी के बीज को MSP पर खरीदने की मांग पर प्रदर्शन जारी रखा और दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वहां 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ऐसे में लोग घंटों तक जाम में खड़े रहे। 30 किलोमीटर लंबा जाम है नेशनल हाईवे पर, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इससे एक दिन पहले किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र के पिपली में महापंचायत की और इस दौरान किसानों ने सूरजमुखी के बीज को MSP पर खरीदने और किसान नेताओं की रिहाई की मांग की। किसानों ने मांग पूरी करने के लिए सरकार को सुबह तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब सरकार से उनकी बात नहीं बनी तो किसानों ने हाईवे पर ही टेंट गाड़ दिए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और नेशनल हाईवे पर बैठे रहेंगे। उधर राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चुनाव से पहले इस मुद्दे ने राजस्थान में जोर पकड़ लिया। सचिन पायलट के बाद बीजेपी ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा और CBI जांच की मांग करते हुए जयपुर में सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
जिसके बाद गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। राजस्थान के पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। बड़ा घोटाला हो रहा है जिसमें युवा पीड़ित हैं, सीबीआई से क्यों घबरा रहे हैं? पुलिस ने गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी और बीच सड़क पर गहलोत सरकार के खिलाफ उसका पुतला फूंका। जिन्हें खदेड़ने की जद्दोजहद में पुलिस लगातार पानी का छिड़काव करती रही और हल्का बल प्रयोग करती दिखी, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए और अपनी मांग पर अड़े रहे। इस बीच पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दक्षिण 24 परगना में जमकर बमबाजी हुई। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवारों को पर्चा भरने से रोक दिया, जिस पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बवाल बढ़ने पर वहां बमबाजी शुरू हो गई। दोनों दलों के लोगों ने वहां एक के बाद एक कई बम फेंके, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। दक्षिण 24 परगना के एक दूसरे इलाके में भी टीएमसी और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। वहां भी उन्होंने एक दूसरे को निशाना बनाकर कई बम फेंके। गनीमत यह रही कि इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के आरोपों पर सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि उनसे किसान आंदोलन कवर करने वाले ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को कहा गया था, जिसके लिए उन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी। यही नहीं, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें लगा कि ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे मारे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने भारत में लोकतंत्र का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। लेकिन सरकार ने दो टूक कह दिया कि डॉर्सी ने झूठ बोला। जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। जैक डॉर्सी ने 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे से पहले भारत में कृषि सुधार बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ था। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की जंग में घायल हुए अपने सैनिकों से मिलने अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने सैनिकों को जंग के मैदान में बहादुरी दिखाने के लिए सम्मानित भी किया, ताकि उन्हें और रूस के बाकी जवानों को यूक्रेन की जंग जीतने के लिए जोश से भरा जा सके। आमतौर पर पुतिन आम सैनिकों से आमने सामने मुलाकात नहीं करते, मगर जब यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया तो पुतिन खुद मिलिट्री हॉस्पिटल में जख्मी सैनिकों से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने एक एक सैनिक से हाथ मिलाया और फिर हर जवान के पास जा जाकर उसे मेडल पहनाया। इस दौरान एक ऐसी घटना भी हुई जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ देखने को नहीं मिलती। सैनिकों को सम्मानित करने के बाद पुतिन खुद अपने हाथों से एक कुर्सी उठाकर लाए और सैनिकों के बीच में बैठ गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में रूस की फौज के एक और जनरल की मौत हो गई। इस जंग में अब तक पुतिन की फौज के 11 जनरलों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। यानी रूस की सेना को लगातार झटके लग रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के जिस जनरल को यूक्रेन ने मार गिराया वो लंबे वक्त से डोनेस्क में मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन दावा किया गया कि यूक्रेन ने उन्हें डोनेस्क में ही मिसाइल से हमला कर मार गिराया। इतना ही नहीं, बताया गया कि डोनेस्क में यूक्रेन ने भीषण हमले कर पुतिन की सेना को कुछ इलाकों में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस जंग की शुरुआत से अब तक रूस ने अपने कई जनरल गंवाए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 10 से ज्यादा जनरलों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन की फौज ने बखमुत में रूस के कब्जे से 7 गांवों को आजाद करवाते हुए उन्हें अपनी मुट्ठी में करने का दावा किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने बखमुत में अच्छी खासी बढ़त बनाने की बात भी कह डाली। बखमुत पर पूरी तरह कब्जे के लिए पुतिन की सेना वहां लंबे वक्त से लड़ रही है, लेकिन वो अब तक बखमुत को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाई। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना बखमुत में रूस के कब्जे वाले इलाकों में करीब 700 मीटर अंदर घुस गई, जिसके बाद दावा किया गया कि रूस के सैनिकों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। बताया गया कि बखमुत में रूस के कब्जे से यूक्रेन की सेना ने 7 गांवों को आजाद करवाते हुए उनको अपनी मुट्ठी में कर लिया। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने बखमुत में रूसी सेना पर जोरदार हमले किए, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज के कब्जे वाले गांवों को फिर से छुड़ा लिया। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि डोनेस्क के 3 गांवों पर अब उनके सैनिकों का कब्जा है, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें खंडहर हो चुकी इमारत के बाहर और अंदर यूक्रेन के सैनिक अपने देश का झंडा लगाते दिखे। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने अपने 3 गांवों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है, जिनमें पूर्वी डोनेस्क का नेस्कुचने, ब्लाउदातने और मकरिवका गांव शामिल हैं। इन गांवों पर पुतिन की फौज ने पिछले साल ही कब्जा कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर इन गांवों पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया और इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। हालांकि रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के पक्के दोस्त बेलारूस पर लगा प्रतिबंध अमेरिका ने 1 साल और बढ़ा दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि बेलारूस ने अपने पड़ोसी देश रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए अपनी जमीन दी।
ताकि यूक्रेन को परमाणु हथियारों के खौफ से भरा जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस को सबक सिखाने के लिए ही अमेरिका ने उस पर लगे प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिए, ताकि बेलारूस को आर्थिक तौर पर इतना ज्यादा कमजोर कर दिया जाए कि वो पुतिन का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। अमेरिका ने बेलारूस पर आरोप लगाते हुए साफ कह दिया कि उसने ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल रूस को दिया, जिसकी वजह से जंग और ज्यादा भीषण हो गई। हालांकि अमेरिका अकेला नहीं है जिसने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए हों। ब्रिटेन भी बेलारूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन अमेरिका के बयान के बाद भी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको झुकते नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने एक बार फिर पश्चिमी देशों को परमाणु बम के इस्तेमाल की चेतावनी दे दी। बेलारूस की एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में लुकाशेंको ने साफ कह दिया कि उनके देश के खिलाफ पश्चिमी देशों ने कोई कदम उठाया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं। मतलब ये कि बेलारूस पश्चिमी देशों पर परमाणु बम पटक देगा। यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान बेलारूस ने रूस की सबसे ज्यादा मदद की। यहाँ तक कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। पश्चिमी देशों और यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। अब उन्हीं परमाणु हथियारों की धौंस बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पश्चिमी देशों को दे रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको की चेतावनी के बाद नेटो देशों की टेंशन बढ़ गई। इधर उत्तराखंड के रुड़की में एक लड़के की मौत पर गुस्सा आए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। आरोप है कि उस लड़के की हत्या की गई, जबकि पुलिस ने अंदेशा जताया कि 2 दिन पहले सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी। और इसके बाद जैसे ही पुलिस मामले की जांच के लिए उसके गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को गांव में घुसने से रोकने के लिए काफी देर तक पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन उस लड़के की मौत पर भड़के लोग शांत नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके साथ ही पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जिले के डीएम और एसएसपी भी वहां पहुंच गए और उनके निर्देश पर पुलिस की कई टीमें पूरे गांव में तैनात कर दी गईं। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई। इस बीच दिल्ली के जाफराबाद में पिछले दिनों हुई गैंग वॉर में क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने विरोधी छेनू गैंग के बदमाशों पर हमला किया था और पुलिस को उस गैंग वॉर की कई सीसीटीवी फुटेज मिली थी, जिसमें हमलावर गोलियां चलाते दिखाई दिए थे। जिसमें कई हमलावर दिल्ली के जाफराबाद की एक गली में बैठे कुछ लोगों पर गोलियां चलाते दिखे थे। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में दिखाई दिए हमलावर वही हैं जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। गैंग वॉर की ये घटना 5 जून की रात को हुई थी। पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए शूटरों का संबंध हाशिम बाबा गैंग से है और इन्हीं लोगों ने विरोधी छेनू गैंग के शूटर अरबाज पर हमला किया था। जाफराबाद में हुई गैंग वॉर में अरबाज के दोस्त और भाई समेत 5 लोगों को गोलियां लगी थी। हाशिम बाबा और छेनू गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों इलाके में होने वाली उगाही के लिए अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। पुलिस के मुताबिक छेनू गैंग का बदमाश अरबाज दिल्ली के यमुना पार इलाके में चल रहे सट्टे की सारी वसूली करता था, इसीलिए उसे निशाना बनाया गया। उधर राजस्थान के अजमेर में पुलिस वालों पर होटल कर्मचारियों को पीटने का आरोप लगा। होटल के मालिक ने आरोप लगाया कि उसके होटल में पहले एक आईपीएस अधिकारी ने नशे में कर्मचारियों के साथ मारपीट की और मारपीट का यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दिए। होटल मालिक के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो में भी आईपीएस अधिकारी सुशील बिश्नोई हरे रंग की टी-शर्ट में दिखाई दिए, जो अपने साथियों के साथ उसके होटल में पार्टी करने पहुंचे थे और किसी बात पर विवाद होने पर होटल के कर्मचारियों को पीट दिया। आरोप है कि इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भी अधिकारी के दबाव में होटल के कर्मचारियों को पीटा। पूरा मामला अजमेर हाईवे पर बने एक होटल का बताया गया। बात करने लगे तो फिर उन्होंने हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। होटल मालिक ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की और मारपीट का केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया, जबकि सीसीटीवी वीडियो में हमला करने वाले साफ दिखाई दिए। इस बीच टेरर फंडिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने श्रीनगर में अलगाववादी नेता अयाज अकबर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसी मामले में एक दिन पहले जांच एजेंसी ने कुपवाड़ा में कारोबारी जहूर वटाली की संपत्तियां सीज की, जिसके अगले दिन एनआईए ने अलगाववादी नेता अयाज अकबर पर शिकंजा कस दिया। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई श्रीनगर में हुई, जहां अयाज अकबर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान एनआईए ने उनकी कुछ संपत्तियों को सीज भी किया। टेरर फंडिंग केस में अयाज अकबर पिछले 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसी मामले में एक दिन पहले कुपवाड़ा के कारोबारी जहूर वटाली के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। जहूर वटाली पर हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का आरोप है और वो 2017 से जेल में बंद थे। हालांकि पिछले साल उन्हें इलाज के लिए जेल से बाहर लाया गया था, लेकिन उसके बाद से ही वो नजरबंद है। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एसटीएफ ने पाकिस्तान की मदद से चलने वाले साइबर ठगों के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में प्रीतम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और आईएसआई के इशारे पर ही उसने साइबर ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दिया। ओडिशा एसटीएफ के मुताबिक आरोपी प्रीतम लोगों से लिए ओटीपी के जरिए उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेता था। उसके पास से 16 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और बैंक के दस्तावेज बरामद हुए। आरोप है कि प्रीतम ने कई बार आईएसआई के एजेंटों से मुलाकात भी की। उस पर कर्नाटक के मंगलुरु में पिछले साल हुए धमाके के आरोपियों को सिम कार्ड मुहैया कराने का भी आरोप है। उसे पकड़ने के बाद एसटीएफ अब इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुट गई।
इस बीच अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये चेतावनी तब दी गई थी जब पिछले साल रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान सऊदी अरब ने तेल उत्पादन को घटा दिया था, जिसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ा था। और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तेल उत्पादन में सऊदी अरब के कटौती के फैसले के बाद दोनों देशों में विवाद हो गया था, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुस्सा जाहिर करते हुए सऊदी अरब को खमियाजा भुगतने की चेतावनी दे डाली थी। और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि इसी धमकी से नाराज होकर सऊदी अरब के प्रिंस ने धमकी का जवाब धमकी से दिया। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट के दस्तावेजों से यह पता नहीं चल पाया कि सऊदी अरब के प्रिंस ने यह धमकी अमेरिका के किसी अधिकारी को दी थी या उनकी जासूसी में यह बात सामने आई। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल के संचालकों पर अब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लग गया। इससे पहले इसी स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। और अब इसी गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की 9 फर्मों पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लगा। बताया गया कि स्टेट टैक्स विभाग की शुरुआती जांच में टैक्स की चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद स्कूल के संचालकों के खिलाफ जांच में अब जीएसटी विभाग की सागर, जबलपुर और दमोह जिले की टीमें जुट गईं। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 78 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी मिलने का दावा किया गया। हालांकि टैक्स चोरी के ये आरोप शुरुआती जांच के आधार पर लगाए गए। लगभग 78 लाख 68,000 टैक्स पेनाल्टी इंटरेस्ट इसमें सभी शामिल है। इससे पहले जीएसटी की टीम ने स्कूल के संचालकों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनकी दूसरी फर्मों के बारे में भी पता लगा और उनमें भी गड़बड़ियां मिलने का दावा किया गया। इस बीच लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में पीछे बैठे अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने बहुत करीब से गोली मारी, जो सीधे उनके सिर में जाकर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आए कुछ बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। कई टीमें सभी एंगल्स पे जांच करके घटना के अनावरण के लिए तैनात कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गईं। उधर ताइवान ने एक बार फिर चीन पर आरोप लगाया कि उसने अपने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों से उसकी सीमा को घेर लिया। ताइवान के मुताबिक चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट ने करीब 24 घंटे तक उसके आसपास घेरेबंदी करके रखी और चीन ने ऐसा दिखाया मानो वो कभी भी ताइवान पर हमला बोलने वाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह से ताइवान की घेरेबंदी की हो। पिछले करीब 1 साल से चीन के तेवर ताइवान पर इसी तरह गर्म है। जब से अमेरिका ने खुलकर ताइवान का साथ दिया है, चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। और ताइवान ने आरोप लगाया कि 2 रोज पहले भी चीन ने इसी बौखलाहट में उसकी सीमा पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान भेज दिए थे। ताइवान के मुताबिक करीब 24 घंटे तक चीन के 24 लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा के पास उड़ते रहे, जबकि समंदर में उसके 5 जंगी जहाजों ने भी ताइवान को घेर कर रखा। और इसी वजह से ताइवान ने अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ताइवान ने अपने नागरिकों को चीन के सैनिकों की पहचान करने के गुर सिखाए, जिसके तहत उसने अपने नागरिकों को चीन के सैनिकों की पहचान बताई। ताइवान ने अपने सैनिकों और चीन के सैनिकों में अंतर की पहचान बताने के लिए एक बुकलेट भी जारी की, जिसमें चीन के सैनिकों की वर्दी और प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी दी गई ताकि ताइवान के नागरिकों को भ्रम पैदा न हो। इस बुकलेट में नागरिकों को आपात स्थिति में बम शेल्टर बनाने, खाने पीने की सप्लाई करने और मेडिकल कैंप तैयार करने के बारे में भी जानकारी दी गई। मतलब ये कि ताइवान चीन के साथ जंग के लिए अपने नागरिकों को हर तरह से तैयार करने में जुटा, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जे की फिराक में रहता है। उसके लड़ाकू विमान कई बार ताइवान की सीमा में भी घुस चुके हैं और अब ताइवान चीन से लोहा लेने की बड़ी तैयारी कर रहा है। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और जापान के साथ चीन के खिलाफ जासूसी में शामिल होने से ताइवान ने इनकार कर दिया। हालांकि चीन ताइवान को आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। दोनों के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। लेकिन तुर्की के मीडिया के मुताबिक इसके बाद भी ताइवान ने चीन के खिलाफ जासूसी करने के प्लान में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। चीन के रिश्ते अमेरिका और जापान से भी खराब चल रहे हैं। दावा है कि इसीलिए दोनों ने चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान के साथ मिलकर उसकी जासूसी करने का प्लान तैयार किया, जिसमें समंदर में तैनात टोही ड्रोन के डेटा को लाइव शेयर करने की बात थी। लेकिन खबर के मुताबिक ताइवान ने चीन के खिलाफ जासूसी वाले इस प्लान में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जासूसी करने के लिए उसके पड़ोसी देश क्यूबा में चीन अपना सेंटर खोलेगा ताकि वो अमेरिका की सुरक्षा से लेकर तकनीक तक की जासूसी कर सके। यानी चीन क्यूबा के साथ मिलकर खेल करने वाला है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच जासूसी सेंटर खोलने के लिए समझौता भी हो गया। ये जासूसी सेंटर अमेरिका के फ्लोरिडा से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में होगा। मतलब चीन आसानी से अमेरिका के युद्धपोतों और पनडुब्बियों की निगरानी कर पाएगा। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा ये है कि खुफिया सेंटर को बनाने के लिए चीन ने क्यूबा को कई करोड़ रुपए दिए, जबकि अमेरिका का कहना है कि चीन के जासूसी वाले प्लान के बारे में उसे पहले से जानकारी है। हालांकि क्यूबा ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। क्यूबा की सरकार ने आरोप लगाया कि अमेरिका की उन पर आर्थिक पाबंदियां लगाने के लिए एक नई चाल है। इधर राजस्थान के कोटा में जेईई मेन की तैयारी कर रहे एक छात्र ने अपनी जान दे दी।
पुलिस के मुताबिक भार्गव केशव नाम के छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि छात्र 2 महीने पहले ही जेईई मेन की तैयारी के लिए महाराष्ट्र से कोटा पहुंचा था, लेकिन अब उसने अपनी जान दे दी। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, उसने उस छात्र के शव को कब्जे में ले लिया। फांसी का फंदा लगा लिया, डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक फांसी लगाने वाला लड़का 16 साल का था और महाराष्ट्र से कोटा 2 महीने पहले ही आया था, जो कोटा में रहकर जेईई मेन की तैयारी कर रहा था। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आशंका जताई गई कि छात्रा ने रिजल्ट खराब होने की वजह से यह कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि छात्रा के माता पिता न होने की वजह से वो चाइल्ड लाइन की निगरानी में एक किराए के मकान में रहती थी और इसी मकान में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक छात्रा का कुछ दिन पहले बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था, जिसमें वो किसी विषय में फेल हो गई थी। इसी वजह से उसकी आत्महत्या के पीछे पुलिस ने खराब रिजल्ट को भी एक वजह माना। अनाथ है, उसके घर वालों का भी कुछ पता नहीं है उन्हें भी, और वो यहाँ पर पढ़ाई करने के उद्देश्य से रह रही थी। इसके अलावा भी पुलिस कई बिंदुओं पर जांच करने में जुट गई। उधर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां की अर्थव्यवस्था गधों के भरोसे आ गई। पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो अपने गधों को बेचकर आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक सही कर लेगा। इस प्लान में उसका मददगार चीन है, क्योंकि चीन कई बार पाकिस्तान से गधों की मांग कर चुका है और कई मौकों पर वो पाकिस्तान से गधों की सप्लाई बढ़ाने को भी कह चुका है, क्योंकि चीन में गधों की अच्छी खासी मांग है और इसी मांग के बाद पाकिस्तान में गधों की आबादी बढ़ गई। पाकिस्तान में किए गए एक सर्वे के मुताबिक वहां बीते 1 साल में गधों की संख्या 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान इन गधों को चीन में निर्यात करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश में है। वहीं चीन में भी इन गधों की अच्छी खासी मांग है, क्योंकि चीन को उन गधों से जिलेटिन मिलता है जिनका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवा बनाने के लिए किया जाता है। यानी एक तरफ गधों से चीन की भी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इन गधों के भरोसे आ चुकी है। वहीं शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी बनी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही जबरदस्त खरीदारी का माहौल बना रहा और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 418 अंकों के उछाल के साथ 63,143 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 114 अंकों की छलांग लगाते हुए 18,716 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेलीकॉम शेयरों में दर्ज की गई। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 नाबालिग छात्राओं का रेप करने के आरोप में पुलिस ने एक हॉस्टल संचालक और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उस हॉस्टल संचालक ने डरा धमकाकर 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। जिन बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया वो उसी हॉस्टल में रहती थी और इसकी जानकारी बच्चियों के परिजनों को तब लगी जब उनमें एक लड़की के भाई ने हॉस्टल संचालक को अपनी बहन के साथ अश्लील हरकत करते देख लिया, जिसके बाद दूसरी लड़की ने भी अपने साथ हुई अश्लील हरकत के बारे में पुलिस को जानकारी दी। सुदीप यादव जो है उसने नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों बच्चियों की मेडिकल जांच कराई और हॉस्टल संचालक समेत उसके भाई को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस बीच बिहार के समस्तीपुर में एक डॉक्टर के परिवार को बंगले के अंदर बंद करने का मामला सामने आया। आरोप है कि रेलवे के अधिकारियों ने उस डॉक्टर के परिवार को बंगला समय पर खाली न करने की वजह से बंद कर दिया, क्योंकि बंगले में रह रहा वो डॉक्टर रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट 22 मई को खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद रेलवे का बंगला खाली नहीं किया। आरोप है कि इसके बाद रेलवे के कुछ अधिकारियों ने बंगले को सील कर दिया, जबकि बंगले के अंदर डॉक्टर की पत्नी और 2 बच्चों समेत बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शिवाशीष राय रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर थे, जिनको रेलवे की तरफ से बंगला मिला था, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट 22 मई को खत्म हो गया और उनको बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद रेलवे विभाग ने डॉक्टर के परिवार के बंगले में होने के बावजूद उसे सील कर दिया। उधर सोशल मीडिया पर अमेरिका के नेताओं से लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों और नामी हस्तियों ने अपने राष्ट्रपति बाइडेन पर अमेरिका के झंडे का अपमान करने का आरोप लगा दिया। 3 दिन पहले व्हाइट हाउस में समलैंगिकों के बराबरी के हक का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में व्हाइट हाउस में अमेरिका के झंडे के साथ समलैंगिकता के प्रतीक बन चुके सतरंगी झंडे को भी लगाया गया था, जिस पर अमेरिका में कई लोग भड़क गए और उन्होंने इसे अमेरिकी झंडे का अपमान बता दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि समलैंगिकता के समर्थन में हुए कार्यक्रम में सजावट के लिए व्हाइट हाउस की बालकनी में बीच में सतरंगी झंडा लगा दिखा और उसके दोनों तरफ अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अमेरिका के फ्लैग कोड का उल्लंघन करार दिया, क्योंकि अमेरिका का फ्लैग कोड कहता है कि जब भी अमेरिका के झंडे को दूसरे झंडों के साथ दिखाया जाए तो अमेरिका का झंडा बीच में और सबसे ऊंचाई पर होना चाहिए। मगर व्हाइट हाउस में हुए कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ था। इस बीच ब्राजील के साओ पाउलो में समलैंगिकों की एक परेड की वजह से वहां भीषण जाम लग गया। वहां हजारों समलैंगिकों ने सरकार से उनके लिए नए नियम बनाने की मांग करते हुए एक परेड निकाली, जिसमें उमड़ी भीड़ ने ब्राजील के साओ पाउलो की सड़कें जैम कर दी। वहां से आए एक वीडियो में जहां तक निगाह गई लोग ही लोग दिखाई दिए। परेड में हिस्सा लेने आए समलैंगिक लोगों ने ब्राजील की सरकार से उनके लिए अलग नियम बनाने की अपील की। Esse momento agora, todo mundo na paz, sem briga, né? Um respeitando o espaço.
इस दौरान उनमें कुछ एक बड़ी सी बस पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे तो कुछ लोगों ने सड़कों पर नाच गाकर अपनी बात रखी। परेड में शामिल हुए समलैंगिक लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया, जिसके बाद उन्होंने ब्राजील की सरकार से उनके लिए नए नियम बनाने की गुजारिश की। इधर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान लोग इतने ज्यादा डर गए कि वो अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में रहा, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। जहां भूकंप के दौरान वहां स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अपनी क्लास से भागते दिखाई दिए, जिनको मैदान में सुरक्षित जगह पर बैठा दिया गया। वहीं भूकंप की वजह से डोडा के एक अस्पताल की दीवारें भी दरकी नजर आईं। इतना ही नहीं, किश्तवाड़ में भी भूकंप के खौफ से कई कर्मचारी अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए, जबकि भूकंप से कई घरों को वहां नुकसान भी पहुंचा। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा रहा, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में देखने को मिला। भूकंप के दौरान अलग अलग शहरों में करीब 20 सेकंड तक लोग दहशत में रहे। उधर तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का शिकंजा कस गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें राजधानी चेन्नई से लेकर करूर तक कई ठिकानों पर रेड की गई। इस दौरान सेंथिल बालाजी के घर के अंदर काफी देर तक ईडी की टीम खोजबीन करती रही। सूत्रों के मुताबिक बिजली मंत्री के घर पर ईडी की ये छापेमारी नौकरी के बदले नकदी घोटाले के आरोपों पर की गई, क्योंकि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नौकरी के बदले नकली घोटाले में जांच करने की अनुमति दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इससे पहले तमिलनाडु के बिजली मंत्री और उनके रिश्तेदारों और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ भी छापे पड़े थे। इस बीच मुंबई में पुलिस ने एक महिला की तलाश शुरू कर दी, जिसके ऊपर शादी के नाम पर लूटपाट करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उस महिला ने पहले एक आदमी से शादी की और फिर गहने लेकर फरार हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला उस आदमी से शादी करने के बाद अगले ही दिन करीब 1.5 लाख रुपए और 4 तोले सोने के गहने लेकर भाग गई, जिसके बाद पुलिस ने उस महिला के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिसने शादी कराई थी। तो उनको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो मौसी लड़की को भेजेगी नहीं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि आरोपी ने ऐसी कितनी घटनाओं को अंजाम दिया। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी इमारत सतपुड़ा भवन में लगी आग पर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि सतपुड़ा भवन में लगी आग से हजारों सरकारी फाइलें जल गईं, जिसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अग्निकांड की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी और सतपुड़ा भवन में लगी आग को बड़े भ्रष्टाचार का मामला बता दिया। क्या आग लगी या आग लगाई गई, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली है, उसका क्या लक्ष्य था। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया और बताया कि जहां आग लगी वहां फाइलें थी ही नहीं। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहां पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था। अग्निकांड की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राजधानी भोपाल में मौजूद सरकारी इमारत सतपुड़ा भवन में एक रोज पहले आग लगी थी, जहां राज्य सरकार के कई विभागों के दफ्तर मौजूद हैं। इस बीच बिहार में महागठबंधन को मांझी की पार्टी ने झटका दिया और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर जेडीयू में विलय का दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया और नीतीश का मंत्रिमंडल छोड़ दिया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे की जानकारी दी और आरोप लगाया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर जेडीयू में विलय का दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जीतन राम मांझी से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद अटकलें लगी कि मांझी नीतीश को एक और बड़ा झटका देने वाले हैं। इन्हीं अटकलों के बीच विरोधियों ने नीतीश की विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों पर तंज कस दिया। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक होने वाली है और इससे पहले बिहार में महागठबंधन में शामिल मांझी की पार्टी ने पलटी मार दी। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में होने वाली महापंचायत के ऐलान के बीच मुस्लिम समुदाय ने देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए 18 जून की तारीख तय की गई, जिसके बाद देहरादून पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में होने वाली महापंचायत के ऐलान के बाद वहां हालात तनावपूर्ण हो गए और लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन के बीच कई दुकानदारों ने पलायन कर दिया। उत्तरकाशी में 15 जून को देवभूमि रक्षा अभियान नाम का संगठन महापंचायत करने वाला है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान कर दिया। यही वजह रही कि देहरादून की पुलिस अलर्ट हो गई। कानून को मैं अनावश्यक हस्तक्षेप करके शांति व्यवस्था भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। देहरादून पुलिस की कोशिश है कि वो लोगों को समझा बुझाकर महापंचायत टाल दे। इस बीच उत्तरकाशी के हालात पर पुलिस और प्रशासन ने बैठक की। पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे जगह जगह तैनात है, पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में 26 मई को एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया था और लव जिहाद के विरोध में 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ऑटो की एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। घटना उस वक्त हुई जब उस ऑटो में सवार यात्री दरगाह जा रहे थे।
तभी वो तेज रफ्तार ऑटो उस ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान वहां से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जाती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो से उसकी टक्कर हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रख सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पुलिस को बद्दों के कुछ दूसरे नंबरों की भी जानकारी मिली, जिन पर आए फोन कॉल की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस उन तमाम लोगों का भी पता लगाने में जुट गई जिन्होंने इस दौरान बद्दों से बात की थी। और गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दों को पुलिस महाराष्ट्र के ठाणे से फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले आई। हालांकि दावा किया जा रहा था कि बद्दों को सड़क के रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने बद्दों को लाने का अपना प्लान बदल दिया और फिर उसे फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके से बद्दों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे ठाणे की कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 जून के लिए बद्दों की ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को सौंप दी। सूत्रों का कहना है कि उस दौरान कोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने बद्दों को सड़क के रास्ते महाराष्ट्र के ठाणे से यूपी के गाजियाबाद लाने की बात कही, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा की वजह से पुलिस सड़क के बजाय बद्दों को फ्लाइट से लेकर गाजियाबाद पहुंची। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दों के ईमेल से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। कुछ रोज पहले भी यह दावा किया गया था कि हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बद्दों को पाकिस्तान से मदद मिल रही थी। और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर ही बद्दों ने गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की ये साजिश रची। धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठाने के लिए पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान साइबर सेल की टीम को कुछ ईमेल आईडी मिली, जिनमें एक का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दों ने किया था या नहीं। लेकिन ये पता लगाया जा रहा है कि बद्दों के तार क्या वाकई पाकिस्तान से जुड़े थे, और अगर जुड़े थे तो उसे किस तरह से वहां से मदद मिलती थी। तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात के 4 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने का खतरा बताया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इन 4 जिलों में तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गई और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी पोरबंदर से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के तटीय इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। मौसम विभाग ने गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया और आशंका जताई कि कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश की वजह से भारी नुकसान हो सकता है, जिसे देखते हुए इन इलाकों में एनडीआरएफ की 21 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर दी गईं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार के संपर्क में। उधर तूफान के खतरे के बीच गुजरात के ओखा में फंसे 50 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया। तूफान के अलर्ट की वजह से समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक निजी कंपनी में काम कर रहे 50 कर्मचारी फंस गए। जिसकी जानकारी मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे और जैसे ही समुद्र में लहरें उठने लगीं, जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रात होते होते 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन उसके बाद मौसम खराब हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, जिसे सुबह होते ही फिर शुरू किया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी बचे कर्मचारियों को बचाया गया। वहीं गुजरात के कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया और समंदर किनारे बसे कई गांवों को खाली कराया गया। बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है और वो अगले 2 दिन में कच्छ से टकराने वाला है, जिसके बाद समंदर में ऐसी लहरें उठ सकती हैं कि गांव के गांव बह जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले ही कच्छ में हालात डराने वाले हो गए। समंदर की लहरें इतनी खतरनाक हो गईं कि उनसे बचना मुश्किल हो गया। ये हाल तब है जब बिपरजॉय दूर है और इससे पहले कि वो कच्छ के तट से टकराए, वहां समंदर के किनारे बसे गांवों को खाली करवा दिया गया। कच्छ के मांडवी इलाके से भी गांव के लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया। ये बीच बिल्कुल बंद कर दिया गया है और समुद्र में आप करंट भी देख सकते हैं। वहीं गुजरात के जखो बंदरगाह पर गांव खाली करवा लिए गए। इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। जखौ बंदरगाह के नजदीक रहने वाले 700 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। इस बीच तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 जून को गुजरात के कच्छ के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान तट के करीब पहुंचेगा, इसका असर बढ़ता जाएगा। यही वजह रही कि तूफान के टकराने से पहले ही गुजरात में इसका असर देखा गया और गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। तूफान का यह असर तब हुआ जब वो गुजरात के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अनुमान यह है कि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा, ये और विनाशकारी हो जाएगा और यही वजह है कि पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी, जबकि कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया, जिसकी वजह से सफर करने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
पश्चिम रेलवे ने मुंबई और गुजरात के बीच चलने वाली ट्रेनों को 15 जून तक बंद कर दिया। इनमें बांद्रा टर्मिनस भुज कच्छ एक्सप्रेस, दादर भुज एक्सप्रेस और बांद्रा टर्मिनस गांधीधाम स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। गुजरात और दिल्ली के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया। वहीं गुजरात के द्वारका में बिपरजॉय तूफान के पहुंचने से पहले ही तबाही जैसे हालात बन गए। द्वारका पर्यटक स्थल भी है, इसलिए वहां आम जनता के समंदर किनारे जाने पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, एहतियातन एनडीआरएफ की कई टीमें द्वारका में तैनात कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। लेकिन द्वारका में तूफान ने आने से पहले ही तबाही मचा दी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, जिसकी वजह से वहां तटों के किनारे न जाने के बोर्ड लगा दिए गए। बताया गया कि द्वारका के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ गई, जिसकी वजह से समुद्र में करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। पर्यटक स्थल होने की वजह से द्वारका में लोगों के समंदर किनारे जाने पर रोक लगा दी गई। समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है, उनका जो चक्रवात है उससे पहले कि ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि द्वारका उन इलाकों में एक है जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। ऐसे में यहां अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। वहीं इससे पहले तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश ने बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। उधर बिपरजॉय तूफान पाकिस्तान में भी दस्तक देगा और वहां भी उसके पहुंचने से पहले ही सिंध प्रांत में हाहाकार मच गया, जिसके बाद वहां के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इमरजेंसी लगा दी। यही नहीं, समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि कराची में बिपरजॉय तूफान की आहट दिखने लगी। वहां तेज रफ्तार से हवाएं चलती नजर आईं। तूफान के पहुंचने में 2 दिन का वक्त बाकी होने के बावजूद तेज हवाएं लोगों को डराने लगी। तेज आंधी की वजह से पूरे इलाके में धूल ही धूल दिखाई दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल ने अपने दोस्त अमेरिका को इशारों में बहुत बड़ी धमकी दे दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली किसी भी तरह की डील को नहीं मानने वाले। इजराइल ने यह धमकी तब दी जब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ वो परमाणु डील बहाल करने के लिए बातचीत कर रहा है जो 5 साल से रद्द पड़ी है। लेकिन इस बात पर अमेरिका का दोस्त इजराइल भड़क गया और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को खरी खरी सुना डाली। अमेरिका इजराइल का पुराना दोस्त जरूर है, लेकिन ईरान भी इजराइल का जानी दुश्मन है। इसलिए इजराइल ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती का लिहाज नहीं किया, उसे 2 टूक कह दिया कि इजराइल ईरान के साथ किसी भी डील को नहीं मानने वाला। यानी इजराइल के तेवर तीखे हैं और ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए वो अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं। इजराइल अमेरिका और ईरान के साथ 2015 वाली परमाणु डील के खिलाफ खड़ा है। इजराइल तो ईरान से बातचीत करने के ही खिलाफ है। उसका मानना है कि ईरान जैसे देश पर बातों का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उसे कूटनीति से नहीं बल्कि हमले का डर दिखाकर ही परमाणु बम बनाने से रोका जा सकता है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिका के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया कि ईरान के साथ 2018 से रद्द पड़ी परमाणु डील बहाल करने के लिए अमेरिका उससे बातचीत करने में लगा है। लेकिन उसके साथ ही उस अमेरिकी अधिकारी ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम परमाणु संधि पर कोई बात नहीं चल रही। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका ईरान के साथ परमाणु डील फिर शुरू करने की कोशिश में लगा है, मगर पिछले साल उसकी ईरान के साथ चल रही बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन अमेरिका के अधिकारी ने बताया कि ईरान के साथ परमाणु संधि बहाल करने के लिए बातचीत फिर शुरू हो गई। 2015 में ईरान की अमेरिका और कुछ दूसरे पश्चिमी देशों के साथ परमाणु संधि हुई थी। डील ये थी कि पश्चिमी देश ईरान पर लगे अपने प्रतिबंध हटाएंगे और बदले में ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर नकेल कसेगा। लेकिन अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील होने के 3 साल बाद ही उससे निकलने का ऐलान कर दिया। गुस्से में ईरान ने भी डील की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। तब से अमेरिका, इजराइल और संयुक्त राष्ट्र लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है, इसलिए ईरान के साथ परमाणु डील बहाल करना जरूरी है। इस बीच इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान से जंग लड़ने के लिए इजराइल ने तैयारियां तेज कर दी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के लाख मना करने के बाद भी ईरान चोरी छिपे लगातार परमाणु बम बनाने में जुटा है, जिसकी वजह से इजराइल आग बबूला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी। लेकिन इजराइल की तमाम धमकियों को हवा में उड़ाते हुए ईरान अपनी एटम बम बनाने की जिद पर अड़ा रहा। इसी वजह से इजराइल के मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान को सबक सिखाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग लड़ने की तैयारियां तेज कर दी। इसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अलग से एक नई यूनिट बनाई है जो ईरान के साथ युद्ध लड़ने की रणनीति बनाने में जुटी है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग का बिगुल बच सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ऑटो की एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वो उस ऑटो में सवार यात्री दरगाह जा रहे थे। तभी वो तेज रफ्तार ऑटो उस ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया।
इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान वहां से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जाती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस ऑटो में सवार सभी लोग उछलकर काफी दूर जा गिरे, जबकि उस ऑटो का आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक ऑयल टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए, क्योंकि आग लगने के बाद वहां जोरदार धमाके भी हुए। इसके बाद तो आग ने विकराल रूप ले लिया और उसकी लपटें कई फीट ऊंची उठने लगी। थोड़ी देर में आग इतनी फैल गई कि उस एक्सप्रेसवे के नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। टैंकर में आग लगने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस जल्द अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसा ड्रोन बना लेगा। अमेरिका का यह ड्रोन बेहद खतरनाक माना जाता है। दुश्मन पर ऐसे हमले करने की यह ताकत रखता है कि उसे हिलने तक का मौका नहीं मिलता। यानी ये ड्रोन दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक जल्द पुतिन की फौज अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसा ड्रोन तैयार कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि जंग में पुतिन की फौज यूक्रेन पर खतरनाक ड्रोन से हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ऐसे में अगर रूस अब MQ-9 रीपर जैसा ड्रोन बना लेगा तो यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये अपने साथ मिसाइलें लेकर करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। इतना ही नहीं, टारगेट के हिलने डुलने पर भी इसका निशाना नहीं चूकता। और सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि ईरान भी अमेरिकी ड्रोन RQ-170 की तरह एक घातक ड्रोन बनाकर यूक्रेन जंग की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। दावा है कि अमेरिका के इस ड्रोन ने पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब पुतिन ने इस घातक हथियार से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि इस काम में ईरान पुतिन की मदद करेगा। खबर है कि ईरान अमेरिका के खतरनाक ड्रोन RQ-170 की नकल बनाकर यूक्रेन जंग की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कई साल पहले ही अमेरिका का ये ड्रोन ईरान के हाथ लग चुका था, जिसके बाद से ही वो इस ड्रोन की तकनीक पर शाहिद 171 बनाने में जुटा है। और पुतिन को उम्मीद है कि शाहिद 136 ड्रोन की तरह ही ईरान उसे शाहिद 171 ड्रोन की भी सप्लाई करेगा, जिसकी मदद से रूसी सेना यूक्रेन में अमेरिकी ड्रोन को कड़ी टक्कर देगी। इस बीच ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग में ईरान के जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उसके कई पुर्जे चीन में बने थे। ब्रिटेन ने यह आरोप ड्रोन में इस्तेमाल पुर्जों की जांच के बाद लगाया और दावा किया कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के पुर्जे चीन में बनाए गए। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने एक शाहिद ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद ब्रिटेन की कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च नाम की कंपनी ने इसकी जांच की, जिसके बाद ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया कि ड्रोन के कई पुर्जे चीन में तैयार हुए और इन पुर्जों को चोरी छिपे चीन से ईरान भेजा गया, जिससे ईरान ने शाहिद ड्रोन बनाए और उन्हें रूस की सेना को दिया। जंग के दौरान ईरान में बने शाहिद ड्रोन की वजह से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि चीन ने ईरान की मदद करने के आरोप को नकार दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन के रूस की मदद करने के ऐलान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जंग में रूस को हथियारों की नई खेप देने का वादा किया और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के इसी वादे ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि किम जोंग उन पुतिन को खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें और कई घातक हथियार मदद के तौर पर दे सकते हैं। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि पुतिन और किम जोंग उन एक हो गए तो यूक्रेन का जीतना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का दावा है कि रूस ने अनाज के बदले उत्तर कोरिया से हथियारों की एक बड़ी डील की है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जंग में सिर्फ पुतिन नहीं बल्कि किम जोंग उन की मिसाइलें भी गरजेंगी, जिनके निशाने पर यूक्रेन होगा। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बीते एक साल में रूस और उत्तर कोरिया के बीच दोस्ती बढ़ गई। रूस ने भारी मात्रा में कच्चा तेल उत्तर कोरिया पहुंचा दिया, जबकि 2020 के सितंबर महीने के बाद से पुतिन ने उत्तर कोरिया को कच्चे तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। मतलब ये कि यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस कच्चे तेल के लिए उत्तर कोरिया को अपने करीब ला रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने उत्तर कोरिया को दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच 67,300 बैरल तेल भेजा, जबकि सितंबर 2020 के बाद से रूस ने उत्तर कोरिया को तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी थी। यानी युद्ध लड़ रहे पुतिन ने उत्तर कोरिया को अपने खेमे में मिलाने के लिए पिछले 2 साल से बंद तेल की सप्लाई खोल दी, ताकि उत्तर कोरिया से उसे हथियारों की मदद मिल सके। लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ पुतिन की बढ़ती नजदीकियों ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी। इधर मुंबई में समंदर में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई। चारों अपने दोस्तों के साथ जुहू चौपाटी इलाके में समंदर में नहाने गए थे और तेज लहरों की वजह से लापता हो गए, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। बाद में 2 लड़कों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 4 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम ने बताया कि लापता 4 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए हैं।
बताया गया कि तेज लहरों की वजह से सभी 6 लड़के समंदर में काफी गहराई में चले गए और लापता हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। समंदर में उठ रही ऊंची लहरों की वजह से राहत और बचाव टीम को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर कनाडा के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। वहां लाखों एकड़ में फैले जंगल कई दिनों से जल रहे हैं। यही वजह है कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ गई, क्योंकि कनाडा में लगी आग की जद में 1 या 2 नहीं बल्कि कई इलाके आ गए, जिसकी वजह से कनाडा के ज्यादातर राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। कनाडा की राजधानी ओटावा के हालात तो बेहद खराब हो गए। वहां सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। वहीं कनाडा के अल्बर्टा और नोवा स्कोशिया इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए सेना की मदद ली गई। A new company of Canadian Armed Forces members will be deployed to Edson, Alberta. इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका और इस वजह से कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में AQI करीब 400 तक पहुंच गया, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच फ्रांस से लेकर जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े बड़े देशों को धमकाने के बाद रूस आइसलैंड जैसे यूरोप के छोटे देश पर भड़क गया। आइसलैंड ने 1 अगस्त से रूस में अपने दूतावास का काम बंद करने का ऐलान कर दिया। इस बात पर रूस ने भी आइसलैंड पर रिश्ते खराब करने का आरोप लगा दिया और कहा कि वो आइसलैंड को मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि एक तो आइसलैंड ठहरा छोटा देश और ऊपर से वो पहला देश है जिसने मॉस्को में अपनी एम्बेसी का कामकाज सस्पेंड करने का फैसला लिया। आइसलैंड ने इसके पीछे दलील ये दी कि उसके और रूस के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। मगर छोटे देश का इतना बड़ा एक्शन रूस को रास नहीं आया। उसने आइसलैंड के कदम को रूस विरोधी बताया और कहा कि वो आइसलैंड के इस फैसले को कभी नहीं भूलेगा और उसका जवाब देगा। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जिस क्राइमिया पर पुतिन 9 साल से कब्जा करके बैठे हैं वहां रूस प्यासा मर जाएगा। उसे कम से कम 1 साल तक पानी नसीब नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइमिया को यूक्रेन के खैरसोन में मौजूद नोवा कखोव्का बांध से पानी सप्लाई होता था और वो विशाल बांध पिछले हफ्ते ही तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन तो भुगत ही रहा है। नोवा कखोव्का बांध को ऑपरेट करने वाली यूक्रेन की सरकारी कंपनी ने दावा किया कि अब पुतिन भी खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन के नोवा कखोव्का बांध से क्राइमिया को भी पानी सप्लाई होता है, लेकिन बांध टूटने की वजह से उससे पानी बहता ही जा रहा है। और यूक्रेन की कंपनी ने दावा किया कि अब बांध के जलाशय से इतना पानी निकल चुका है कि उससे क्राइमिया को अगले 1 साल तक तो पानी नहीं मिलने वाला। यानी दावा यह है कि रूस ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि यूक्रेन शुरुआत से ही आरोप लगा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नोवा कखोव्का बांध को बम से उड़ा दिया, लेकिन इस चक्कर में क्राइमिया पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसके देश की खुफिया एजेंसी FSB ने यूक्रेन के जासूसों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। खुफिया एजेंसी ने रूस के कुछ नागरिकों को पकड़ा जिन पर खुफिया दस्तावेज और जानकारियां यूक्रेन भेजने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि पकड़े गए जासूस रूस में बड़े हमले का प्लान बना रहे थे, जिसके तहत यूक्रेन के ये जासूस रूस के कुर्स्क और बेलग्राद इलाके में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। ये दोनों इलाके यूक्रेन की सीमा से बिल्कुल नजदीक है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने दावा किया कि पकड़े गए जासूसों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ का प्लान भी बनाया था, खासतौर से वो इलाके जहां से रूस की सेना को हथियारों और खाने पीने की सप्लाई होती है। FSB ने यूक्रेन के इन जासूसों के पास से 4 डेटोनेटर, 4 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक और $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब $1.25 करोड़ बरामद किए। इधर पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में रूस की फौज पर बड़ा हमला हो सकता है। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि यूक्रेन की सेना डॉनबास पर दुगनी ताकत से हमला करने की तैयारी में है, जिससे रूस की सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की नजर डॉनबास के उस इलाके पर टिकी है जिस पर रूस का कब्जा है और इसी इलाके में यूक्रेन ने भीषण बमबारी का प्लान बनाया, जिसके लिए ब्रिटेन ने नेटो देशों को जल्द से जल्द यूक्रेन को हथियार और F-16 फाइटर विमान देने को कहा, जिससे रूस पर ऐसा हमला हो कि वो जल्द से जल्द डॉनबास खाली कर दे। पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं, जहां कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। उधर यूक्रेन ने जर्मनी से जल्द लेपर्ड टैंक देने की मांग कर डाली। एक दिन पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई लेपर्ड टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया था, लेकिन अब यूक्रेन ने फिर जर्मनी से टैंकों की मांग कर डाली। यूक्रेन ने साफ कह दिया कि पुतिन की फौज से मुकाबला करने के लिए उसे जर्मनी के लेपर्ड टैंकों की सख्त जरूरत है। यूक्रेन की सेना लेपर्ड टैंकों की मदद से अब तक रूसी फौज से मुकाबला करती आई है, क्योंकि ये टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखते हैं। इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि उसे जल्द से जल्द कई लेपर्ड टैंक मिल जाएं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की मांग के बाद जर्मनी ने भी उसे टैंकों के साथ साथ कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेजने की तैयारी कर ली। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी दी कि अब यूक्रेन ने ऐसे हमले शुरू कर दिए जिससे जंग में जीत यूक्रेन की ही होगी। ज़ेलेंस्की ने यह पुतिन को धमकी ऐसे वक्त में दी जब यूक्रेन ने कुछ रोज पहले ही रूस पर बड़े पलटवार का ऐलान किया था। यानी यूक्रेन ने यह बता दिया था कि उसकी सेना अब रूस के ठिकानों में घुसकर वार करने जा रही है।
और कहा जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन समेत कई इलाकों में जेलेंस्की की फौज ने ऐसे हमले शुरू भी कर दिए। ऐसी आक्रामक कार्रवाई शुरू करने के बाद ही जेलेंस्की ने पुतिन को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। जेलेंस्की ने अब साफ कह दिया कि यूक्रेन के जवान रूस की सेना का सफाया कर ही दम लेंगे और कह दिया कि पुतिन चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा। हालांकि रूस ने जेलेंस्की की धमकी का जवाब दिया कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिनेश सिंह नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी के भाई को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर यह खून खराबा हुआ, जिसमें उस आदमी ने अपनी पत्नी के भाई को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। जैसे ही इसकी जानकारी परिवार वालों को मिली, वहां मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाद जो है जमीन का और पैसों का कुछ लेन देन का ससुराल पक्ष से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद पर दिनेश सिंह और उनके साले के बीच तीखी बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दिनेश ने अपने साले पर गोलियां चला दी। इसके बाद वो वहां से निकल गए और कुछ दूर जाने के बाद दिनेश ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाद में इलाज के दौरान उनके साले की भी मौत हो गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक नशेड़ी पिता पर अपने बेटे को टॉर्चर करने का आरोप लगा। बताया गया कि उसने अपने बेटे को बांधकर रेलवे ट्रैक पर बैठा दिया। आरोप है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, जिससे परेशान होकर उसके पिता ने यह कदम उठाया और पहले उसने बेटे के सारे कपड़े उतारकर प्लास्टिक की रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। आरोप है कि जब उसका इतने से भी दिल नहीं भरा तो उसने रस्सी से बंधे बेटे को उठाकर रेलवे ट्रैक पर बैठा दिया और खुद भी किनारे पर बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। आरोप यह भी है कि इस घटनाक्रम के दौरान बच्चे का पिता नशे में था। ट्रैक पर ट्रेन को आता देख वहां पहुंचे कुछ लोगों ने बच्चे को वहां से हटवाया। उठाओ उसको, बच्चे को, देखो ट्रेन आ रही है सामने। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। अभी इसके संबंध में जांच की जा रही है कि वीडियो कहाँ है। आरोप है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, इसी बात से गुस्सा है उसके पिता ने उसे बांधकर रेलवे ट्रैक पर बैठाया था। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक आदमी को उधार के पैसे वापस मांगना महंगा पड़ गया, क्योंकि जिस शख्स को उसने पैसे दिए उस पर उसे गोली मारने का आरोप लगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जिस शख्स को गोली मारी उसने आरोपी को 13,000 रुपए उधार दिए थे और जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो बदले में उसे गोली मिली और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में पुलिस वहां पहुंची और उसे अस्पताल भेजा। आरोप है कि जिस शख्स को गोली लगी उसने एक दबंग को 13,000 रुपए उधार पर दिए थे और जैसे ही उसने अपने पैसे वापस मांगे उस दबंग ने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। तुरंत वहां मौजूद लोग घायल शख्स को पास के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर रूप से घायल शख्स को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तरी सीरिया में रूस की फौज की एक टुकड़ी पर तुर्की के जवानों ने भीषण हमले कर दिए। बताया गया कि तुर्की के हमले में रूस के एक जवान की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हो गए। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के सैनिकों ने रूसी सेना की उस टुकड़ी पर भीषण हमले किए। बताया गया कि रूसी जवानों की वो टुकड़ी वहां के अलेप्पो शहर से गुजर रही थी, लेकिन तभी उस पर हमले किए गए। हालांकि रूस के घायल जवानों को तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। सीरिया में रूस की सेना वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ खड़े विद्रोहियों से लंबे वक्त से लड़ रही है, जबकि तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के खात्मे के लिए वहां ऑपरेशन चलाती रहती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लेकिन इस बार तुर्की के सैनिकों ने रूसी जवानों को ही निशाने पर ले लिया। हालांकि तुर्की ने रूस के सैनिकों पर हमले की बात को गलत बता दिया। इधर बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि वहां 39 साल की एक महिला ने अपनी मां की हत्या कर दी। इसके बाद वो महिला शव को ट्रॉली बैग में बंद कर थाने पहुंच गई और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बेंगलुरु के माइको लेआउट इलाके में रहने वाली 39 साल की उस महिला ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि घर में उसकी मां से अक्सर लड़ाई होती थी और रोज रोज के झगड़े से तंग आकर उसने अपनी मां की हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद उस महिला ने अपनी मां के शव को एक ट्रॉली बैग में बंद किया और उसे लेकर थाने पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी महिला ने थाने में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उधर झारखंड के धनबाद में एक लड़की ने एक लड़के पर शादी के बाद धोखा देने का आरोप लगाया और उस लड़के के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि झारखंड के वासेपुर की उस लड़की और बिहार के बक्सर के रहने वाले लड़के रोहित राय की 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद झारखंड के वासेपुर के रहने वाली लड़की ने अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद वो लड़की धनबाद में अपने ससुराल पहुंची और वहां जमकर हंगामा किया। साथ ही उस लड़की ने अपने पति रोहित राय पर मारपीट और दूसरी शादी करने का भी आरोप लगाया। इन लोग हमको जान से मारने की कोशिश की, पूरा चेहरा मेरा बिगाड़ दिया है। वहीं इलाके में हंगामा होता देख वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उस लड़की के ससुराल वालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से उस लड़की को वहां से लौटना पड़ा। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम में मिट्टी के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां पर तालाब खोदने के लिए मजदूरों को लगाया गया था। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिसकी चपेट में आने से वहां पर काम कर रहे कई मजदूर दब गए, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य महिलाएं घायल हो गई। सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई गई। ये सभी महिलाएं गुरुग्राम के पटौदी में मनरेगा योजना के तहत तालाब की खुदाई कर रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंसने से हादसा हो गया और 8 महिलाएं उसमें दब गईं,
जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और मिट्टी के नीचे दबे मजदूरों की मदद के लिए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी, जबकि 5 महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक डंपर पलटने के बाद गहरी खाई में गिर गया। बताया गया कि राजौरी के मंजाकोट इलाके से एक डंपर गुजर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो अचानक सड़क से नीचे की ओर गिर गया, जिसका हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क से एक डंपर तेजी से खाई में गिरता नजर आया। ऐसा लगा जैसे डंपर किसी खिलौने की तरह खाई में लुढ़क गया। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह हादसा तब हुआ जब डंपर वहां मंजाकोट इलाके से गुजर रहा था, जो अचानक गहरी खाई में गिर गया और खाई में गिरने के दौरान डंपर कई बार पलटता दिखा। वहीं नीचे गिरने के बाद वो घने जंगलों में पेड़ों के बीच फंस गया, जिससे डंपर चला रहे ड्राइवर की जान बच गई। जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और डंपर में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बीच अफ्रीकी देश नाइजीरिया में वहां की वायुसेना ने आतंकी संगठन बोको हरम के एक ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मारने का दावा किया। नाइजीरिया की एयरफोर्स ने इस हवाई हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें नाइजीरिया के वोजा इलाके में आसमान से बोको हरम के एक ठिकाने पर बमों की बारिश होती दिखी। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। नाइजीरिया की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें बोको हरम के एक ठिकाने पर आतंकियों की फौज दिखाई दी। तभी आसमान से नाइजीरिया की वायुसेना ने अटैक कर दिया। धमाका होते ही वहां आतंकियों के शवों का ढेर लग गया। वीडियो में धमाके के बाद कई आतंकी हवा में उड़ते दिखाई दिए। नाइजीरिया की सेना ने दावा किया कि इस हमले में बोको हरम के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बताया गया कि ये एयर स्ट्राइक 9 से 11 जून के बीच की गई, जिसकी तैयारी करीब 1 हफ्ते तक नाइजीरिया की वायुसेना ने की थी। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में एक घर के स्विमिंग पूल में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मगरमच्छ को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो मगरमच्छ स्विमिंग पूल के अंदर था, जिसकी वजह से उसे पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और वन विभाग ने रस्सी के सहारे मगरमच्छ को पकड़ने की कई बार कोशिश की और आखिरकार वन विभाग को कामयाबी मिल गई, जिसके बाद मगरमच्छ को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लिया गया। तब जाकर घर में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं खबर है कि लड़ाकू विमान F-35 में आई सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी। डिफेंस न्यूज नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने F-35 को अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने पर रोक लगा दी। और ये फैसला नए F-35 लड़ाकू विमान के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के बाद लिया गया। लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-35 की क्षमता बढ़ाने के लिए उसके सॉफ्टवेयर में कई तरह के बदलाव किए, लेकिन उसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद अमेरिका के रक्षा विभाग ने अप्रैल 2024 तक उन्हें सेना में शामिल होने पर रोक लगा दी। जबकि निर्माता कंपनी ने इसी साल अप्रैल महीने तक आधुनिक F-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी की थी। डिफेंस न्यूज नाम की वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक नए F-35 लड़ाकू विमानों को निर्माता कंपनी अपने यहाँ रखेगी और सुधार के बाद अमेरिकी सेना को सौंपेगी। इस बीच रूस ने पहली बार यूक्रेन जंग में S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को उतारने का दावा कर दिया। रूस के मुताबिक उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की तरफ से किए गए हमलों को पूरी तरह नाकाम करने में सफल रहा। इतना ही नहीं, रूस ने दावा किया कि S-350 एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। यानी अब आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रूस के मुताबिक उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से भी ताकतवर है। दावा किया गया कि ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्य को आसानी से मार सकता है। रूस के मुताबिक ये डिफेंस सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, यानी ये बिना किसी इंसानी मदद के भी दुश्मन को भीषण चोट पहुंचाने की ताकत रखता है। इन्हीं खूबियों को देखते हुए रूस ने S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को पहली बार यूक्रेन जंग में उतार दिया। ये सोचिए क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा। ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, किसी भी रुख से आपका चिराग जल नहीं रहा। 100 बात की एक बात कही नुसरत ने, सफर में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला कि कोई भी यहां किसी के साथ चल नहीं रहा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।